देखो पहला क्वेश्चन आ गया वही दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या 731/625। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसकी पावर में चेंज करना है। आपको पता है कि दशमलव प्रसार करने के लिए बिना भाग किए कौन सा नियम लगता है, नीचे हम लोग 10 की पावर में चेंज करते हैं इसको। तो ये हो गया 5 की घात 4, 625 को लिख सकते हैं। और 10 बनाने के लिए हमको अंश और हर में 2 की घात 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर जो भी आए हमें उससे नहीं मतलब है। 2 की घात 4, ये नीचे हो गया 10 की घात 4, ठीक। और जितनी पावर 10 की जितनी पावर होगी दशमलव में उतने ही अंक होंगे। इसका मतलब विकल्प इसका डी सही है, 4 अंकों तक दशमलव प्रसार होगा, ठीक। सही है सबका। दशमलव का प्रसार कितने अंकों तक होगा, क्योंकि यहां 10 की घात 4 है, 4 अंकों तक होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु है x, y और दूसरा बिंदु है -x, -y। दूरी का फार्मूला वही d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 हो गया x और x2 हो गया -x, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का x होल स्क्वायर। y1 - y2 यानी y ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक। d बराबर क्या हो जाएगा, x 2x होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2y स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर। तो d बराबर यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा बाहर 2 और अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 2 × √x² y स्क्वायर, यानी विकल्प C सही है, ठीक। पहले में D सही है और दूसरे में C सही है। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन कल ही ये करवाया गया, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य 0, 1, 2 और 8 कौन सी होगी, 2 होगी, सबका रटा रटाया। अभाज्य संख्या सी ऑप्शन है जिसमें है 2, तो ये सही है। तीसरे का सी सही है। चौथे में आ जाओ। चौथा क्वेश्चन भैया डाउटफुल है। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है या कह सकते हो कि गलत है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। अब वो खुद धनात्मक है और उसका भी धनात्मक रूप ही पूछा गया है, तो कोई अंतर नहीं होगा। इसमें जितने विकल्प हैं वो सब सही होंगे। अगर ये क्वेश्चन तो q - a ये भी धनात्मक हो जाएगा, q + a ये भी धनात्मक होगा, 2q ये भी धनात्मक होगा, 2q + 1 ये भी धनात्मक होगा। इसका मतलब इसमें कौन सा, इसमें या तो ये होता कि धनात्मक सम पूर्णांक या धनात्मक विषम, तब ये क्वेश्चन सही बनता। इसमें डाउट 4 नंबर में थोड़ा सा डाउट है कि कौन सा सही होगा। अगर क्वेश्चन डाउटफुल होगा तो इसका नंबर सबको मिलेगा, 1 नंबर सबको मिलेगा अगर क्वेश्चन में कोई गलती है तो। समझ गए। अगर क्वेश्चन में कोई गलती है, मिसप्रिंट है या कोई भी चीज़ गलत छपा हुआ है तो वो 1 नंबर सबको मिलेगा, किया है तो नहीं किया है तो सबको मिलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर है sin a + b। sin a + b का मान है √3/2 और cos a - b का मान है ये भी √3/2। तो आपको a और b का मान बताना है। तुलना कर लेंगे। साइन किसका मान होता है, ये होता है साइन 60 का, तो इसका मतलब a + b बराबर आ गया 60, ठीक। ये किसका मान होता है, cos 30 का, तो यानी a - b बराबर आ गया 30। दोनों को हल कर लेंगे, ये समीकरण 1 और ये 2।
ए माइनस बी बराबर 30, कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर हो गया 90, तो a बराबर हो जाएगा 45। a का मान रखो, कहीं भी रख लो, तो 45 और 15 जोड़ोगे तो 60 आएगा, यानी b बराबर 15। तो विकल्प इसमें सही है a। 5 नंबर का a सही है। कितना होगा? 45 अंश और 15 अंश। समझ में आ गया? छठा क्वेश्चन इसका क्या है? ये भी कल करवाया था। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। क्या होगा इसका मान? इसका मान होता है, मान निकाल के देख लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस 1/3 स्क्वायर करोगे और ये नीचे 1 प्लस 1/3। ठीक, ये हो गया 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, और ये 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक, पलट के गुणा करो, 2/3 और 3/4, 3 से 3 ये 1/2। यानी इसमें कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। इसका बी ऑप्शन सही है, 1/2। कोई दिक्कत? चलो 6 क्वेश्चन हो गए। 7 नंबर पे आ जाओ। 7 नंबर है कि समीकरण का एक मूल 6 है। समीकरण है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k बराबर 0 का एक मूल कितना है? 6। मूल का मतलब x का मान। अगर एक मूल दिया गया है मतलब x का एक मान आपको पता है, डायरेक्ट आप इसमें रख दो। x बराबर 6 रखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 प्लस k बराबर 0, ये हो गया 36, और ये 6 चौक 24 प्लस k बराबर 0 कितना आएगा? 12 प्लस k बराबर 0, यानी k बराबर -12। कौन सा सही है इसमें? इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक, k बराबर कितना आएगा? -12। चलो, दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है। इसको बिना हल करे बता सकते हो। अब इनमें दो संख्याएं, सबको जोड़ के देखो किसका योगफल 24 आ रहा है। देखो 16 और 8 24 होता है, 12 6 18 ये गलत है, 18 9 27 ये बिल्कुल गलत है, 14 7 21 ये बिल्कुल गलत है। तो अपने आप में कौन सही है? 16 और 8। 16 और 8 एकदम सही। 16 और 8 यानी कि ऑप्शन ए, बिना हल करे बता सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात, ये देखो कल करवाया था, 81 अनुपात 121। तो भुजाओं में अनुपात क्या होगा? भुजा में अनुपात हो जाएगा इसका वर्गमूल 9, इसका वर्गमूल 11। विकल्प ए सही है। अगर क्षेत्रफल में अनुपात दिया गया हो, वर्गमूल निकाल लो, भुजा में अनुपात आ जाएगा। भुजा में अनुपात दिया गया हो तो उसका वर्ग कर लो, क्षेत्रफल में अनुपात आ जाएगा। तो कौन सा सही है? ए। 10 नंबर पे आ जाओ। 10 नंबर है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ए उसकी भुजा है, शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है, शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है। ठीक, तो इस लंब की माप आपको बतानी है। मान लो ये लंब है AD, तो आपको AD बताना है। तो AD क्या? ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, इसमें लगा दो पाइथागोरस। ये भुजा A है और ये पूरा A का आधा यानी A/2 है, तो ये निकाल आएगा। AD बराबर क्या होगा? A का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो गया 4 एकम 4 में से गया 3A² / 4, यानी √3A।
कौन सा सही है? √3/2 ए मात्रक, विकल्प ए सही है। कोई दिक्कत? इसका भी ए सही होगा। ज्यादातर ए सही निकल रहे हैं। चलो 10 हो गए। 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्ध ठोस अर्धगोला है, कुछ इस तरह से ठोस अर्धगोला, इसका व्यास है 1/2। व्यास कितना है? 1/2 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास इसका कितना है? 1/2 सेंटीमीटर। तो इसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। d बराबर है 1/2, तो त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा 1/4। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय अलग होता है, संपूर्ण अलग होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो उसमें ये गोलाई वाला भी आएगा, वक्र पृष्ठ वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा। संपूर्ण में ये दोनों आते हैं, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो इसका हो गया 2πr² और इसका हो गया πr², जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3πr²। ठीक, 3πr, r का कितना मान है? 1/4 का स्क्वायर, यानी 3π, ये हो गया 1/16, यानी 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कौन सा सही है? 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बी ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? 12 नंबर देखो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान पेपर आया था भाई। 12 नंबर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। 60 अंश का कोण बना रहा है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो आपको इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, फार्मूला सबको याद होगा, πr² थीटा बटे 360। आर का मान है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना है? 60 अंश। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr² थीटा अपान 360। पाई में आना है, पाई में ही आना, तो पाई का मान ना रखो। आर कितना है? 6 का स्क्वायर और थीटा 60 अंश बटे 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 36 और 6 से एक स्क्वायर कट गया, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प सी सही है। ठीक, 12 का सी सही है। समझ गए? वेरी गुड। 13 में आ जाओ। अभी टोटल जोड़ते रहना सब लोग। ठीक, अभी बताना किसके कितने सही निकले। 13, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार, कर्ण है 7.5 और आधार है 4.5। तो आपको लंब निकालना है। ठीक, ए बी सी, दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा? AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC का है 7.5, इसका स्क्वायर हो गया। AB आपको पता करना है और BC हो गया 4.5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, 7 का करो, कितना आएगा? 75 का। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 37, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 = 51, 49, 3 कितना होगा? 52। ठीक, 5 2 6 56 25, ये हो गया AB², ये हो गया 4 × 5 = 20,
20 25, यानी ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 56 25 माइनस 20 25। ए बी स्क्वायर कितना आएगा 0 और ये 36, तो ए बी बराबर 36 20 56 है तो हुआ। ए बी बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, इसका बी सही है। समझ में आ गया? ए बी बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, 14 नंबर देखो। एक समबाहु त्रिभुज, ये थोड़ा सा कठिन है। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ए बी सी हमने मान लिया। ठीक, में भुजा ए बी की माध्यिका, ए बी कौन है? ए बी की माध्यिका यानी ए बी के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, ये नाम इसका है सी डी, चूंकि सी से जाएगी सी डी, तो आपको सी डी स्क्वायर बताना है। सी डी स्क्वायर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये माध्यिका है, मध्य बिंदु पर ये लंबवत होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये भुजा ए और ये ए बाई 2। हमको निकालना क्या है? सी डी। तो सी डी बराबर क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया, 3a स्क्वायर बाई 4। सी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर यानी ए। ठीक, हमको स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर। और ए क्या है? ए बी में लाना है। जो भुजा ए है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, तो यहाँ ए बी रख लो। सी डी स्क्वायर बराबर होगा 3/4 ए बी स्क्वायर। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, क्या हो गए? 14। 15 नंबर देखो, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए, एक नंबर में इतने बड़े नहीं देने चाहिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि हल करने में समय लगता है। अब देखो इसका फिगर बनाना पड़ेगा, फिर उसको हल करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, फिर गोला काला करना पड़ेगा। समझ गए? चलो आगे बढ़े। 15 नंबर, 15 नंबर है 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य। तो देखो समांतर माध्य का फार्मूला ये है, सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपान एन। ये समांतर माध्य, ये योगफल और ये उनकी संख्या, इनमें से क्या क्या पता है? समांतर माध्य 45.6, तो इसकी जगह 45.6 बराबर योगफल आपको निकालना है, तो इसकी जगह सिग्मा एक्स रखो। नंबर कितना है? 12, तो यहाँ 12 रख देंगे, तो सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा 12 गुणे 45.6, यानी सिग्मा एक्स बराबर 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 60 और 6 67, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 547.2 है कोई? $547.2, विकल्प नंबर सी सही है। चलो आगे बढ़े। 16 नंबर, फिर आ गया समांतर माध्य का। समांतर माध्य यही फार्मूला, एक्स बार बराबर है सिग्मा एक्स अपान में एन। समांतर माध्य है 5, तो इसकी जगह 5, और संख्याओं का योगफल 3 + 4 + 6 + x, और नीचे कितना? 1 2 3 4, ये हो गया 4, 4 पंचे 20 बराबर 4 3 7 7 6 13,
प्लस एक्स, तो x बराबर 20 माइनस 13 यानी x बराबर 7। इसका भी सी ऑप्शन सही है। ठीक, इसका भी सी सही है ना। चलो 17 नंबर पे आ जाओ। 17 द्विघात समीकरण है, इसका विविक्तकर आपको निकालना है। x माइनस 1/x बराबर 1, इसका आपको विविक्तकर निकालना है, यानी कैपिटल डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में पहले बना लें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 1, सी बराबर माइनस 1। हमको डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान भी ये 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 यानी 5 आएगा। डी का मान कितना आएगा? 5। अब आप देखो, एक एक नंबर के क्वेश्चन इतने लेंथी हैं, तो इसमें समय आपका बहुत खर्च होगा। इस पेपर से हमें सिर्फ यही शिकायत है कि इनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो लेंथी बहुत है। पेपर बढ़िया है, सब नहीं है, सारे लेंथी नहीं है, लेकिन कुछ एक नंबर के हिसाब से बहुत बड़े हो गए, समझ गए? तो उनको हल करने में आपका समय ज़्यादा खर्च हुआ होगा। 18 नंबर एक आयत है, एक आयत, इसमें लंबाई चौड़ाई से एक ज़्यादा है, तो कम वाले को हम लोग मानते हैं, इसको मान लिया चौड़ाई को x, तो लंबाई हो जाएगी एक ज़्यादा यानी x प्लस 1, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 30 मीटर स्क्वायर। तो बस इसको द्विघात समीकरण बनाना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 30, लंबाई है x प्लस 1 और चौड़ाई है x बराबर 30, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 30, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर आ जाओ भैया, माइनस 30 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। यही बनाना था, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना था। कौन सा सही है? सी ऑप्शन, इसका भी सी सही है। 18 का सी द्विघात समीकरण आपको बनाना था बस। 15 18 हो गया। चलो आगे बढ़े। 19 नंबर 20 नंबर, दो बचे। उन्नीस नंबर ये कल ही हमने आपको संबंध बताया था। माध्य कितना है? 26.1, समांतर माध्य है 26.1। माध्यिका कितनी है? माध्यिका है 25.8। तो बहुलक क्या होगा? कल ही हमने आपको ये संबंध बताया था। बहुलक बराबर होता है, याद करो, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, है ना? यही फार्मूला तो है। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में ये संबंध है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। मान रख दो, 3 गुणे माध्यिका यानी 25.8 माइनस 2 गुणे समांतर माध्य यानी 26.1। 3 8 24 और 3 25 15, 15 2 17, 3 दूनी 6 1 7, 2 से करा दो 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, घटाओ 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25.2 है कोई? सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाओ 20 नंबर पे। 20 नंबर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इनमें से कौन है?
केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है जिसका नेचर केंद्र को प्रदर्शित कर रहा हो, यानी सेंट्रल वाली टेंडेंसी हो उसकी। और उसमें आते हैं 3 लोग। आपका पूरा पूरा चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी की जगह पर कहीं कहीं लिखा होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, और उनमें आपको 3 चीजें पढ़नी होती हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो ये 3 माप हैं जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती हैं। एक है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बहुलक, यानी 20 नंबर में सही हो जाएगा बहुलक। ऑप्शन डी सही है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। चलो भाई अब बता दो किसके कितने नंबर आए। चलो कमेंट करो, अपने अपने नंबर बता दो कितने कितने आ गए। टोटल किया? या ओपन ना करना चाहो तो भाई ना करो। चलो अगर आप ओपन ना करना चाहें तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। और सबके लगभग सही होंगे, 17, 18, 19, 20 तक लगभग सबके सही होंगे। समझ गए? चलो भाई, तो इसमें से 20 में कौन सा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन जो डाउट वाला है ना? कौन सा? 20 में से एक क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, जिस पे डाउट है हम लोगों को, और वो है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 जो डाउटफुल है थोड़ा कि इसमें क्या पूछा गया है ना? तो इस कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये क्वेश्चन गलत की श्रेणी में आता है तो 1 नंबर सबको मिलेगा फिर। ठीक, 1 नंबर सबको मिलेगा। आगे बढ़ें। अब चलो थोड़ा बड़े क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में भी एक से एक डेंजरस क्वेश्चन आए हैं। चलो भाई तैयार हो जाओ। खंड बा पे आ जाओ भाई। अब क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन आया जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बाकी सब अच्छे हैं। एक क्वेश्चन है केवल जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। देखो पहला क्वेश्चन है दूसरे का, इसमें कौन सा नंबर है? 21। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 21 माना गया इसको। 21 का 2 बिंदु हैं, 2 कामा वाई और 10 कामा 3, बीच की दूरी d बराबर 10। ठीक, सीधे सीधे फार्मूला आपने लगाया होगा, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, मान रखने में कोई दिक्कत? d की जगह पर 10 आ जाएगा क्योंकि 10 दिया गया है,
और यहाँ पर रखेंगे x1 2, x2 10, y1 y और ये 3 है ना। तो अब देखो ये हो गया 10, इसको ओपन करो तो ये हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, इधर ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 और माइनस 2ab यानी 6y। अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया 100 और इधर अंडर रूट हट गया तो वाई स्क्वायर माइनस 6y और ये 9 4 13 प्लस का 73। पक्षांतर करेंगे, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। कितना 27। इसके गुणनखंड करेंगे 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 घटाएंगे आएगा 6 यानी वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y माइनस 27 बराबर 0। y कामन y माइनस 9 प्लस का 3 कामन y माइनस 9, y माइनस 9 तो हो गया y प्लस। ठीक, दो मान इसके आएंगे, एक आएगा y बराबर 9 और एक आएगा y बराबर माइनस 3। ठीक, तो y के कितने मान आ गए, दो मान, एक y बराबर 9 और एक y बराबर माइनस 3। अब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मुश्किल वाला है। 21 का खा नंबर, ये क्वेश्चन आपके लेवल से थोड़ा बड़ा आ गया है ना, लेकिन ये है बहुत आसान। देखो दिया गया है x और 1/x का माध्य m है, x और 1/x का माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर लो, बराबर है m। ये बात समझ में आ गई। दोनों का माध्य, दोनों को जोड़ के आधा करो, उनका माध्य आ गया और वो किसके बराबर है, m के बराबर है। तो आपको इनका माध्य निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बटे 2 क्या होगा, समझ गए। x और यही सबसे कठिन क्वेश्चन आया है इस पूरे पेपर में। x और 1/x का माध्य m है तो x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा सरल करें, यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर ये 2 उधर चला जाएगा, हो जाएगा 2m। ठीक, अब ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का क्यूब कर लेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर तो ये ओपन होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला सबको याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर इधर का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 और दूनी 8m क्यूब। समझ में आया, x से x कट गया तो ये आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और इधर बचेगा कितना, प्लस का 3x प्लस 1/x बराबर 8m क्यूब। अब देखो इसकी वैल्यू हमको पता है, x प्लस 1/x बराबर है 2m, तो यहाँ पर 2m हम रख सकते हैं। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू इसकी जगह पर क्या रखेंगे 2m बराबर 8m क्यूब। तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू निकाल लेनी जिससे हम यहाँ पर ये मान रख सकें। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 8m क्यूब माइनस 3 दूनी 6m। ये आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। अब ये वाला मान उठा के हम वहां रख देंगे तो इन दोनों का माध्य आ जाएगा। क्या आया है 8m क्यूब माइनस 6m। ठीक, अब चाहो तो क्या कर सकते हो, जब इसकी जगह पर ये हुआ तो ये बटे में 2 भी होगा। बात समझ में आई, इसकी जगह पर ये आ गया, ये मान हमने निकाला है और बटे 2 तो 2 ले लेंगे कॉमन जिससे कि कट जाए, 4m क्यूब माइनस 3m अपान में 2 से 2 कैंसिल यानी ये आ गया 4m क्यूब माइनस
ये आएगा आंसर। समझ में आया? तो यही है पूरे पेपर में सबसे कठिन क्वेश्चन। हो सकता है यही आपका ना हो पाया हो, और अगर ये हो गया है इसका मतलब आपके सारे क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़े। चलो 21 का गा नंबर अब देखें। ये देखो, ये भैया फेवरेट क्वेश्चन आ गया आपका, जाना पहचाना। tan 2a, tan 2a बराबर है cot a माइनस 18। tan इधर cot, दोनों को बराबर करो बस। या तो इसको cot बना लो या तो इसको tan बना लो। हम इसको cot बना लो, ये बनाना आसान है। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। अब देखो दोनों साइड में कॉट और कॉट बराबर हो गए। अब हम तुलना कर सकते हैं। तो कॉट और कॉट की तुलना करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। कोई दिक्कत? पक्षांतर कर लो तो a प्लस का 2a, 18 इधर आ जाएगा, 90 प्लस 18 यानी ये हो गया 108 और ये हो गया 3a। तो a बराबर 108 अपान में 3, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18। a बराबर आ गया 36 अंश। समझ गए? तो देखो आज ये पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे और फिर अब बारी है साइंस की। तो कल से हम लोग साइंस की क्लास स्टार्ट कर देंगे शाम 7 बजे। यहाँ पे लिख दें जिससे आपको याद रहे। साइंस भी पूरा आपको करना है। साइंस की क्लास शाम 7 बजे, याद रखिएगा। साइंस की क्लास शाम 7 बजे, ठीक। चलो भाई आगे बढ़े। तो ये हो गया गा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो। मैथ का तो पेपर बहुत आसान आ गया। अब इसी तरह साइंस का भी आ जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि साइंस भी हम लोग, अब कितने दिन बचे हैं साइंस में? हमारे पास आज है 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक। 1 2 3 4 5 दिन हैं। इन 5 दिन में हमें पूरी साइंस कवर करनी है, A to Z सब कुछ विद न्यूमेरिकल। तो इन 5 दिन में डिवाइड कर लेंगे, ठीक। आराम से 5 दिन में हम पूरी थ्योरी फिर से और प्लस न्यूमेरिकल, कहीं कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 दिन में 27 को पेपर है। 27 को आप फिर से जैसे आज मैथ का पेपर हुआ है उसी तरह साइंस का भी करके आएंगे। चलो आगे बढ़े। अब है घा नंबर। इसका घा, वही जाना पहचाना क्वेश्चन। ये निकालना है माध्यक यानी कि माध्यिका। ये सबका हो गया होगा, लेकिन ये आया कितने नंबर में? 2 नंबर में आया। बड़े नंबर में आना चाहिए। वर्ग अंतराल चेक कर लो भाई, सही हुआ आपका कि नहीं सही हुआ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल। और बारंबारता है 5, 8, 20, 15 और 7, ठीक। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता 5, 5, 8, 13, 13, 20, 33, 33 और 15, 48 और 48 है ना। 5, 3, 8 ही 48, 7,
55। n बराबर कितना आएगा, इतना आना चाहिए। 8 5 13, 13 5 18, 18 7 25 और 3 और 2। ठीक, अब क्या करते हैं, माध्यिका पद निकालते हैं। माध्यिका पद क्या होता है, n/2 हुआ पद। माध्यिका पद होता है n/2 हुआ पद। n का मान 55/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 और 2 सती 14। ये वाला पद किस में आएगा, 27.5 आएगा इस वर्ग अंतराल में। तो ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा F और इसके ऊपर वाली संचय बारंबारता हो जाएगी C। समझ गए, फार्मूला लगा देंगे। ME L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू n/2 माइनस C, यही तो लगेगा फार्मूला। मान रखो L1 कितना है 20 प्लस L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 अपान में F कितना 20, n कितना 55/2 माइनस C कितना 13। तो ये हो गया 20 प्लस 10/20 और ये हो गया 27.5 माइनस 13। 20 प्लस 1/2 और ये कितना आएगा, 13 घटा लो इसमें से 5 4 14.5, काटो इसको, 2 सती 14 और 2 दूनी 4, 2 पंची 10। 20 प्लस 7.25 यानी 27.25 आया। 27.25। ये क्वेश्चन भैया 4 नंबर से कम में नहीं आना चाहिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, इतनी मेहनत उसके बाद आया तो आया कितने नंबर का, 2 नंबर का आया। चलो चलो आया तो कम से कम 2 नंबर में ही सही, क्योंकि पता था, हमने आपसे कहा था कि माध्यिका, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनमें से क्वेश्चन आएगा जरूर। तो माध्यिका भी आया है और बहुलक भी आया है। कुल मिला के 4 और 2 6 नंबर तो ऐसे आ गए वाले। ठीक, चलो आगे बढ़े। अगला है इसका अंगा। अंगा है कि 2 संख्याएं हैं 255, इनका HCF है 255 का और 867 का। HCF कितना है 51। तो LCM आपको बताना है। ठीक, 2 संख्याएं हैं उनका HCF पता है, LCM निकालना है, तुरंत HCF से भाग कर दो LCM आ जाए। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी में हम डायरेक्ट यही भाग कर दे रहे हैं। 51 से भाग कर देंगे, बस आ जाएगा LCM। समझ में आया। अब फार्मूला आप लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, और फिर जब LCM निकालेंगे तो HCF से भाग हो जाएगा। काटो इसको, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 से 25, वेरी गुड। 5 सते 35, 5 छक्का 30 और 3 33, 5 अठी 40 और 3 43। ये आ गया LCM। आया है सबका। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है, बस। चा, ये हो गया अंगा और ये हो गया चा। ये तो भैया हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये हमने बहुत बार कराया है। √2 एक अपरिमेय संख्या है।
जब से मैथमेटिक्स स्टार्ट करी हम सबसे ज़्यादा इसी को चिल्लाते रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा जरूर। √2 आएगा या फिर √3 आएगा या तो √5 आएगा, कोई ना कोई अपरिमेय वाला आएगा जरूर, और आया भी। तो देखो जो जो क्वेश्चन हमने बताए थे सब आए हैं, सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन, चाहे समांतर माध्य हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे HCF हो, चाहे LCM हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे दशमलव, कुछ भी, सब पढ़ाया हुआ आपका। अब 22 नंबर में, अब इसमें पांचों भाग करने हैं भाई, इसमें तो विकल्प होना चाहिए था। 1 2 3 4 5, अच्छा 6 है। फिर एक पेपर की कमी, अच्छा 6 में 5 करने, वेरी गुड, कमी नहीं भैया, सॉरी, हमको लगा कि 5 के 5 फिर करने हैं, तब तो और समस्या हो जाती है। कोई 5 करने हैं ना, तो कोई 5 आप इसमें से करे होंगे जो अच्छे अच्छे होंगे। 22 नंबर, 22 का बहुलक रटा रटाया हुआ है ना, इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, टेबल वगैरह जो दिया गया वही आपको बनानी है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, बस ये दो चीजें जो दी गई हैं वही आपको उतारना रहता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता है 5, 10, 15, 23 और 7। निकालना है आपको बहुलक, क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला होता है। अब ये सारे मान आपको इन्हीं में से निकालने हैं, और वो भी बहुलक वर्ग से। और बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। अब देखो बारंबारता किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा बारंबारता 23, और इसके सामने वाला वर्ग अंतराल ये कहलाता है बहुलक वर्ग, और इसी की निम्न सीमा को हम L कहते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर H कहलाता है, यानी L बराबर हो जाएगा 30, H बराबर हो जाएगा 10, और इसके सामने वाली बारंबारता F1 कहलाती है, F1 हो जाएगा 23, और इसके ऊपर वाली बारंबारता F0 और उसके बाद वाली F2। बस यही सारे मान आपको रखने होते हैं। L का मान है 30, F1 23, F0 15 अपान 2 इंटू F1 यानी 23 माइनस 15 माइनस F2 यानी कि 7, और H कितना है? 10। कोई दिक्कत? 30 प्लस ये 23 में से 15 घटाएंगे, 15 5 20 यानी 8 आएगा। नीचे 23 दूना 46, और ये 15 7 22 यानी 4 और 2 24 बचेगा, और इधर 10, 8 त्रिक 24, और ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 यानी 33.3। कितना आएगा? 33.3 आएगा बहुलक। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। देखो अब रचना आ गई। रचना वही एक त्रिभुज, ये भी हमने बताई थी आपको। एक त्रिभुज आएगा और उसके समरूप त्रिभुज की रचना, और उसकी भुजाओं का कितने गुना, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी तो छोटा त्रिभुज, ऊपर वाली संख्या बड़ी तो बड़ा त्रिभुज। देखो 2/3 बनाना है, यानी हमें छोटा त्रिभुज। तो सबसे पहले जो दिया गया है त्रिभुज वो बनाएंगे। 4 5 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जहाँ पर दोनों काटेंगे फिर मिला देंगे। तो ये त्रिभुज बनके तैयार हो गया हमारा ABC। नाप इसकी क्या है? ये 6 सेंटीमीटर,
ये 5 सेंटीमीटर और ये, तो जो माप दी गई थी उससे त्रिभुज हमने बना लिया। अब जो त्रिभुज बनाना है वो इसके समरूप बनाना है और इनकी भुजाओं का कितने गुना बनाना है, ये देखो इधर 2/3 गुना, यानी इससे छोटा बनाना है। तो कितने भाग करेंगे इसके, 3। न्यून कोण बनाते हुए रेखा 1 2 3, यहां प्रकार की नोक रखे, चाप लगाएंगे, फिर यहां नोक रखेंगे, फिर चाप लगाएंगे, फिर यहां नोक रखेंगे, फिर चाप लगाएंगे और आखिरी वाले को इससे मिला देंगे और फिर समांतर खींचते हुए हम इन तीनों को मिलाएंगे तो इस त्रिभुज के 3 बराबर भाग हो जाएंगे। 1 2 3, 3 हो गए। लेकिन जो त्रिभुज बनाना है उसमें कितने होने चाहिए, 2। तो 1 और 2, 2 भाग लेके हम यहां पर एक रेखा खींचेंगे, वो भी इसके समांतर। और इसके लिए आपको यहां से एक चाप लगाना है और उस कोण के आधार पर आपको कोण माप लेना, जितना कोण हो उतने कोण पर ये रेखा खींच देनी है। समझ गए? बस ये त्रिभुज बनके तैयार। इसका नामकरण कर लो, A डैश C डैश, ये वाला त्रिभुज बन गया। यही बनाना था। अगर आपने इस तरह बना दिया है, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, 4 के 4 नंबर मिलेंगे आपको। बना है? कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे गा नंबर, इसी का गा नंबर है। एक समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण है। एक समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण, ये समकोण है A B और C। BD AC पर लंब है, यानी यहां से एक लंब डाला गया है AC पर। ठीक, ये क्या है, लंब है। तो सिद्ध करना है AB² बराबर AC इंटू AD। ये तो पाइथागोरस प्रमेय का एक पार्ट है। पाइथागोरस प्रमेय करवाई थी। पाइथागोरस प्रमेय का जो एक हिस्सा हम लोग प्रूव करते थे वही आ गया है। सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का एक हिस्सा, यानी आधी पाइथागोरस प्रमेय। कैसे? इस त्रिभुज में देखो 2 त्रिभुज इसमें बनेंगे। एक छोटा वाला, इसको अलग कर लें, ADB, AD और B, और बड़ा वाला ABC। दिखे, एक ये छोटा वाला है, इसको हमने अलग कर लिया ADB, और बड़ा वाला तो है ये ABC। इनकी तुलना करो, देखो कोण A और कोण A कैसे हैं, समान है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो बराबर होंगे। ये लंब है यानी 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का लंब है। तो जब 2 कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, है ना। तो हमको लिखना ये है कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, ये तो समझने के लिए हमने बनाया, क्या दिखाना है, कोण A बराबर, इसका कोण A और उसका भी कोण A, क्यों बराबर, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। और इसका कोण ADB, कोण ADB, उसका कोण ABC बराबर, क्योंकि दोनों 90 अंश के। और जब 2 कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, यानी त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और जब समरूप हो जाए तो फिर इनकी भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। समझ में आया? मतलब किसका, ADB। तो देखो क्या लाना है आपको, कहाँ गया, AB² लाना है। ठीक, तो देखो AD अपान क्या हो जाएगा, AB, AD अपान AB बराबर क्या होगा, AB अपान AC, AB अपान AC। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दिया कि ये समरूप हैं, और समरूप हैं तो इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। बस सिद्ध हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB और AB का गुणा AB², और ये आ गया AD इंटू, यही तो प्रूफ करना था, यही आपको
सिद्ध करना था। कितने नंबर में आया है? 4 नंबर में आया है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह जब हम दूसरे त्रिभुज और बड़े वाले में करेंगे तो एक और हमको संबंध मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, पाइथागोरस प्रमेय तैयार। तो अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय करी है तो आपको ये वाला याद होगा कि वो इसका ही एक भाग है। चलो भाई, ग कितना कौन सा हो गया? ग। अब घ नंबर इसका। पेपर बहुत आसान है, अगर आपने सावधानी से किया होगा तो पूरा पेपर हो गया होगा। पुनीता, नाम बहुत अच्छा है। पुनीता 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। वर्तमान आयु पूछी गई है तो पुनीता की वर्तमान आयु ही मान लो डायरेक्ट, और कुछ ना करो। माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, शुरुआत वहीं से जो चीज पूछी गई हो। पुनीता की वर्तमान आयु पूछी गई, वर्तमान आयु को हमने मान लिया x वर्ष। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी? 2 कम कर लो, 2 घटा दो, इतने साल की होंगी। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितनी आयु होगी? 4 जोड़ दो, क्या दिक्कत है? वर्तमान आयु को x मान लिया, 2 साल पहले 2 कम कर लिया, 4 साल बाद कितनी होगी? 4 जोड़ दिया। अब इसमें संबंध बना लो प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की आयु यानी ये वाली और 4 वर्ष बाद की आयु यानी ये वाली, इन दोनों का गुणनफल यानी x माइनस 2 और x प्लस 4 का गुणनफल किसके बराबर है? उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से। वर्तमान आयु यानी ये, इसका 2 गुना यानी ये 2x से 1 ज्यादा है, से 1 ज्यादा है। काम हो गया। 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष की बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो उसकी वर्तमान आयु सरल करो, x का मान निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x और 4 दूनी 8 बराबर 2x प्लस 1। इधर ले आओ सबको, ये बचेगा 2x माइनस 8। आओ भैया इधर, ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया। चलो चल लिख लो, अब लिख गया तो बराबर इधर ले आओ, माइनस का 2x माइनस का 1 है ना, बराबर 0। 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर चला जाएगा, x बराबर 9 यानी x बराबर प्लस माइनस। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष। पुनीता 3 साल की है। कितने साल की है? 3 साल की है और छोटी है। चलो भाई आगे बढ़े। चलो भाई, साइंस की क्लास कल शाम 7 बजे से। आज ये पूरा पेपर हल कर ले हम लोग, ठीक, क्योंकि बहुत मेहनत करी है इसके लिए। पूरा हल करके देख लिया जाए कितना सही हुआ कितना गलत, थोड़ा सुकून मिलेगा आपको भी और हमको भी। और फिर खूब मन लगा के साइंस की तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक, इसकी भी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, कहाँ तक हो गया? पुनीता तक। अब इसके बाद अंगा नंबर, ये है समीकरण आपको हल करना है। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। इस तरह का भी क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। तुरंत एलसीएम ले लो, कुछ नहीं करना है।
x इंटू एक्स माइनस 2, x से x कैंसिल हो गया, इसका गुणा 1 से कराएंगे तो x माइनस 2, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, x बचा, x का गुणा 1 से कराएंगे तो x बराबर 3। कोई दिक्कत? ओपन करो तो x माइनस 2 माइनस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3, x से x कट गया तो यह आ गया एक्स स्क्वायर, इधर गुणा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6x बराबर माइनस 2। आओ भैया सब लोग एक तरफ आ जाओ, प्लस 2। अब इसके तो गुणनखंड होंगे नहीं, हमें लग रहा है। देखो कहीं कुछ गलत हो गया क्या? x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स से x कट गया, x माइनस 2 हो गया, माइनस x हो गया, x से x कट गया, माइनस का 2 बचा, है ना, और नीचे x स्क्वायर माइनस का 2x, 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6x बराबर माइनस 2, माइनस 2 इधर आ गया, प्लस का 2। अब इसको कैसे करेंगे? इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, 3 दूनी 6 नहीं होंगे, तो लगा दो श्रीधरा 4, a बराबर 3, b बराबर माइनस 6 और c बराबर 2। ठीक, श्रीधरा 4 सूत्र का प्रयोग करो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, माइनस b यानी माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपान 2 इंटू ए। ठीक, अब ये हो जाएगा x बराबर 6 हो गया प्लस का, प्लस माइनस अंदर कितना होगा, 6 4 36 माइनस 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, नीचे कितना 6, यानी x बराबर 6 प्लस माइनस कितना बचेगा, 12 3 36 12, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, यानी आ गया बाहर 2 और अंदर रहेगा 3, 5 6, 2 से कॉमन लेके काट सकते हो, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान में 6, यानी x बराबर आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे ये आएगा। इसमें कंडीशन है कि x बराबर 0 और 2 ये नहीं होने चाहिए, तो ये मान आएगा इसका हल करने पर। समझ में आ गया? आया था यही? चलो आया होगा भाई। आगे बढ़े। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। दो क्रमागत सम संख्याएं, जैसे सम संख्याएं हो, पहली संख्या को x मानो, दूसरी को x प्लस 2 मानो। पहली संख्या माना पहली संख्या x और दूसरी हो जाएगी x प्लस 2। सम संख्या का क्वेश्चन अगर आता है तो पहली संख्या को x, दूसरी को x प्लस 2। प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योगफल, यानी इनका वर्ग प्लस इनका वर्ग, इनका वर्ग प्लस इनका वर्ग कितना है, 340 है। हल कर लो, x का मान आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी से खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x बराबर 340। x ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, आओ भैया इधर, 340 बराबर 0। ये हो गया, घटाओ, माइनस 336, 36 4 40। अब 2 से भाग कर दो तो आसान हो जाए थोड़ा। माइनस 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 8 16। 168 के गुणनखंड करने हैं कि 2 आ जाए। वेरी गुड। 12 और 14, 12 और 14 लाना है प्लस में, तो बड़ी संख्या प्लस की। 12 प्लस का, सॉरी 14 प्लस का और 12 माइनस का। ठीक, कामन ले लेंगे x, तो x प्लस 14 माइनस का 12 कामन, तो x प्लस 14 बराबर 0। अब क्या बचेगा, x प्लस 14 और यहाँ x माइनस
12। तो एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर -14 और एक आ जाएगी x बराबर 12। ठीक, लिखा क्या है, धन सम संख्या, यानी माइनस का मान आपको नहीं लेना है, धन और सम संख्या है। तो सम तो दोनों है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है धनात्मक, तो हमको कौन सा मान लेना है, ये वाला। तो पहली संख्या हो जाएगी, चूंकि x माना है तो पहली संख्या हो जाएगी 12 और दूसरी संख्या 12 + 2 यानी 12 और 2 14। तो आंसर क्या होगा, 12 और 14। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आएगा। अब विकल्प वाले हैं 23, 24, 25, बस तीन क्वेश्चन बचे और इसमें अथवा करके है, यानी इनमें से कोई एक आपको करना होगा। तो जो आपको अच्छा लगे वही तो करोगे। हम दोनों करके दिखाएंगे आपको। 23 नंबर, 5/, यही सबने किया होगा। इन दोनों में से कौन किया, यही सबने किया होगा, समीकरण वाला ज्यादातर लोगों ने, है ना। चलो 5/(x - 1 + 1/(y - 2) बराबर 7/4। ठीक, दूसरा समीकरण है 6/(x - 1 और -2/, देखे रहना भैया कहीं गलत ना हो जाए, बराबर 1/2। इसको रैखिक समीकरण युग्म बना के हल करेंगे। तो क्या करें, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों को मान लो। क्या करेंगे, माना x - 1 बराबर p और y - 2 बराबर q। तो अब क्या हो जाएगा, अब समीकरण हो जाएगा 5/p + 1/q बराबर 7/4। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लो। ये हो जाएगा 6/p और -2/q बराबर 1/2। अब देखो लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे, हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आप लैंग्वेज आराम से लिख सकते हो। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2/q और -2/q जोड़ने पर ही कैंसिल हो जाएगा। चलो हम डायरेक्ट करा दें। ये हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया 2 एकम 2 और ये हो गया 5 दूनी 10। ठीक, जोड़ने पर कैंसिल, 10 और 6 16/p बराबर कितना हो जाएगा, ये 14, इसको चाहे कर लो 7/2, तो 7/2 1/2, 7 1 8/2। समझ में आ गया, एक जैसा हमने कर लिया। तो ये हो जाएगा 8p बराबर 16 दूना 32, तो p बराबर 8 चौक 32, p बराबर 4 आ गया। p का मान कहीं रख के q का मान निकाल लो। p का मान यहाँ रखें, इसमें 10/p यानी कि 4 + 2/q बराबर 7/2। तो 2/q बराबर हो जाएगा 7/2 - 10/4। समझ में आया। 2/q बराबर एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 यानी 14 - 10। तो 2/q बराबर 4/4 यानी q बराबर भी आ गया 2। p का मान आया 4, q का मान आया 2। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख करके अच्छे ढंग से, है ना, करेंगे। हमने यहाँ शॉर्टकट में आपको समझा दिया। अब देखो p का मान क्या हमने माना था, x - 1 और p का मान क्या आया है 4। तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर 4। तो x बराबर 4 + 1, x बराबर 5। आप अपना आंसर मिला लो। q बराबर ये हमने माना था, यानी y - 2 बराबर q, और q आया है 2, यानी y बराबर 2 + 2, y बराबर, चूंकि 6 नंबर का मामला है तो ये चेक कर लो कि x बराबर 5 और y बराबर 4 आया है कि नहीं आया। सब लोग मिला लो भाई। अगर आपके दोनों आंसर सही हैं तो अगर बीच में कुछ गड़बड़ भी हुआ होगा तो फिर
एग्जामिनर को हो सकता है ध्यान ना जाए, लेकिन अगर आंसर है गलत होगा तब उसका ध्यान जरूर जाएगा। ठीक, आंसर आपका सही है तो मान के चलिए कि पूरी प्रक्रिया सही होगी। ठीक, आगे बढ़े। चलो इसके बाद अब इसका अथवा, वो आपने किया नहीं होगा लेकिन हम करके देख लें। यही सब लोगों ने किया होगा। इसका अथवा यह है कि 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो कुल 4 घंटे लगते हैं। देखो फिर समय वाला क्वेश्चन आ गया। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर समय दिया गया हो तो आपको समय ही निकालना है। इनके द्वारा चलने में लगा समय और उनके द्वारा चलने में लगा समय, दोनों निकाल करके जोड़ दो। अगर योगफल दिया हो, अंतर दिया हो तो दोनों घटा दो। यही काम आपको इसमें करना है। दूरी कितनी है शॉर्टकट में हम आपको बताएंगे। दूरी है 300 किलोमीटर, ठीक, और उसमें वो 60 किलोमीटर जाता है, 60 किलोमीटर जाता है रेलगाड़ी से। ठीक, रेलगाड़ी से, और फिर बाकी की यात्रा, बाकी कितना बचा 240 है ना, 240 किलोमीटर जाता है वो बस से। तो उसको समय लगता है, तो समय लगता है उसको 4 घंटे। ठीक, बात समझ में आई। देखो 60 किलोमीटर गया वो रेलगाड़ी से और बाकी कितना बचा, 300 कुल है तो 240 गया वो बस से। ये बस और ये रेलगाड़ी। ठीक, तो उसको समय लगता है 4 घंटे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि वो 100 किलोमीटर चला जाए, 100 किलोमीटर चला जाए रेलगाड़ी से, ठीक, और फिर 200 किलोमीटर बचा, शेष 200 किलोमीटर चला जाए वो बस से, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगता है। तब उसको 4 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। तो आपको बताना है रेलगाड़ी और बस की चाल अलग अलग। ठीक, तो बस मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, दोनों का समय दिया गया है तो दोनों का समय निकाल लेंगे। इस रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर, तो x किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेंगे। समय आ गया यहां से यहां तक जाने में, प्लस इनकी चाल है, बस की है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम इतनी दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेंगे। दोनों समय आ गए और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 घंटा। एक समीकरण बन गया। ठीक, दूसरा समीकरण, चाल है x, 100 किलोमीटर जाने में x किलोमीटर की चाल से समय निकाल लेंगे और इसका समय निकाल के जोड़ देंगे, 4 घंटा 10 मिनट आ जाएगा। बस समझ में आ गया। चलो, समय का फार्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, तो समय बराबर क्या होगा, समय ऊपर चला जाएगा तो चाल नीचे आ जाएगी, यानी दूरी बटा चाल। इसी का प्रयोग करना है। तो पहली शर्त, अब ये सब लैंग्वेज आप लिखना। ठीक, पहली शर्त है दूरी कितनी 60 किलोमीटर, चाल कितनी x, समय आ गया, प्लस दूरी कितनी 240, समय कितना, सॉरी चाल कितनी y, समय कितना लगा 4 घंटे। एक समीकरण बन गया। अब आगे देखो दूरी कितनी 100, तो समय हो जाएगा 100 बटे x, 200, चाल कितनी y, 200 बटे y बराबर 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, इसको भी घंटा बना लो,
60 से भाग कर लो, 4 सही 1/6, 4 सही 1/। अब इन दोनों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो x हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल और y हो जाएगा बस की चाल। निकालें तो इन दोनों में किसी को बराबर करो। ये हो जाए 4 छंग 24 1 25/6। किसको बराबर करें? इसमें गुणा करा दो आप 10 से और इसमें करा दो 6 से। समझ में आया? इसमें करा दे 10 से तो ये 600 हो जाएगा, है ना। इसमें करा दें 6 से तो ये 600 हो जाएगा, फिर घटा देंगे, दोनों कैंसिल। चलो 10 से कराओ तो ये हो गया 600/x, फिर ये हो जाएगा 2400/y बराबर 4 दहम 40। इसको 6 से कराओ, 600/x और ये 6 दूनी 1200/y और ये 25 छक्का 150/6। तो हाँ 6 से कट जाएगा, 25 से आएगा। 6 से कराएंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा। समझ में आया? चलो घटाने पर, चूंकि दोनों प्लस के हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो गया कैंसिल। 2400 से 1200 घटाएंगे तो आएगा 1200/y। 40 में से 25 घटाओगे तो आएगा 15, यानी 15y बराबर 1200। तो y बराबर 1200/15, 15 8 120, यानी y बराबर आ गया 80। y का मान कहाँ रखो? किसी एक समीकरण में रख लो। समझ में आ रहा है ना? y का मान किसी एक समीकरण में रखो तो x का मान आ जाएगा। ये y किसकी चाल है? बस की चाल है। x किसकी है? रेलगाड़ी की। तो बस की चाल तो आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y से हम x का मान निकाल लें। y का मान है समीकरण 1 में। तो एक है 60/x प्लस 240/y। y का मान कितना हमने निकाला? 80 बराबर 4, 8 त्रिक 24, 60/x बराबर ये हो जाएगा 4, उधर 3 चला जाएगा माइनस में, यानी कि 60/x बराबर 1, x बराबर, तो x बराबर 60, y बराबर 80। तो रेलगाड़ी की चाल किसको हमने माना था? x को। तो वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल इसको y माना था, वो आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? अब इसमें से कोई एक आपको करना था और हमें लग रहा है कि आपने ये तो बिल्कुल नहीं किया होगा, इससे पहले वाला किया होगा। चलो अब 24 नंबर पे आते हैं। हो गया? चलो भाई आगे बढ़े। अब 24 नंबर, इसमें भी दो हैं, दो में से कोई एक करना है। 24 और 25 दो ही क्वेश्चन बचे हैं। आज से मैथ का काम खत्म और कल से साइंस का काम स्टार्ट। साइंस की क्लास आपकी शाम 7 बजे से होगी और आगे प्रभु की इच्छा तक। 7 बजे भी हो सकती, कभी कभी 6 बजे भी हो सकती, लेकिन 7 बजे तो जरूर होगी।
क्वेश्चन है, अब ये दोनों ऊंचाई और दूरी के हैं। 24 नंबर में दोनों ऊंचाई और दूरी के हैं। देखो पहला है सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। तो पहले तो हम स्तंभ बना लें। मान लो ये स्तंभ है, ठीक, तिरछा हो गया होगा, एक बार में सीधा बन नहीं पाता हमसे। ये है स्तंभ, अब सही। और इसकी छाया, मान लो सूर्य यहां पर कहीं होगा, तो इसकी छाया कहां, यहां बन रही है, ये इसकी छाया है। स्तंभ है ए बी और छाया है इसकी बी सी। इतनी बात समझ में आ गई। स्तंभ है ए बी और उधर कहीं सूर्य है, और सूर्य की जब परछाई पड़ रही तो उसकी ये छाया की लंबाई है। क्लियर? छाया मतलब परछाई। अब देखो ये कह रहा है कि उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, यानी कि पहले फाई है और बढ़ करके कितना हो जाता है, थीटा। तो छाया ए मीटर बढ़ जाती है, यानी छाया इसकी और आगे बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, ए मीटर। ए मीटर छाया इसकी बढ़ जाती है, तो उन्नयन कोण भी इसका हो जाता है फाई से थीटा। ये है इसका चित्र, समझ में आया। एक स्तंभ, उसकी छाया, सूर्य का उन्नयन कोण फाई, कोई दिक्कत। फाई से उन्नयन कोण हो जाता है थीटा और छाया उसकी ए मीटर बढ़ जाती है। फिगर समझ में आ गया। तो आपको स्तंभ की लंबाई बतानी, यानी ऊंचाई, तुरंत h मान लेंगे, लेकिन अब इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो इसको x मान लो, ठीक। a b c और इसको d, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस a। इतना समझ में आ गया। अब कुल मिला के हमको निकालना क्या है, h निकालना है। क्या निकालना है, h। तो देखो शुरुआत कहां से करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज से a b c। ये क्वेश्चन नंबर है 24, यहां तो दिख रहा है। माना सबसे पहला काम तो वही, स्तंभ की ऊंचाई बराबर h, क्योंकि h पूछा गया है तो h को तो मानना ही मानना है, ठीक। मान लिया h। अब शुरुआत ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा कोण बनना है, फाई। तो हम लगाएंगे tan फाई। क्या लगाएंगे, tan फाई बराबर ए बी अपान में बी सी। ए बी अपान, यही तो होगा, लंब बटे आधार। मान रखो ये हो गया tan फाई, ये तो वही रहेगा। ए बी है h और बी सी है x। एक ट्रिक हमने आपको याद कराई थी कि अगर h का मान निकालना हो तो पहले x निकाल के रख लो, अगर x निकालना हो तो पहले h निकाल के रख लो। हमको क्या निकालना है, h। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा h अपान tan फाई। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आपके लेवल से थोड़ा बड़ा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज ए बी डी में काम तो आपको वही करना है जो सब में करते आ रहे हो। इसमें क्या है, इसमें tan थीटा है, tan थीटा बन रहा है तो लंब बटे आधार, ये पूरा आधार हो जाएगा, यानी ए बी अपान बी डी। कोई दिक्कत? तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, ए बी तो h है, बी डी है x प्लस ए, x प्लस ए। समझ में आ गया। अब यहाँ से हम x प्लस ए बराबर निकाल लें, x प्लस ए बराबर हो जाएगा h बटे tan थीटा, ठीक। अब देखो x प्लस ए बराबर इतना आ गया और यहाँ पर x बराबर इतना आ गया।
अब ये x का मान यहां पे रखें, x का मान रखने पर इसी में रख दें जहां पे लिखा है। तो x प्लस a है, तो x की जगह हो जाएगा h अपान tan फाई। देखो x का मान तो यही ना, h अपान tan फाई, वो यहां पे रख देंगे x की जगह पे, प्लस a बराबर h अपान tan थीटा। अब देखो h को लाना है तो h को एक साइड में कर लो, उधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा h अपान tan थीटा माइनस h अपान tan फाई बराबर a। कोई दिक्कत? h कॉमन ले लेंगे, हमको h चाहिए, तो 1 अपान tan थीटा माइनस 1 अपान कौन चला, हाँ tan फाई बराबर a। कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सरल करना है, तो सरल करने का तरीका साइन और कॉस में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 1 अपान tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, माइनस इसको भी क्या लिख सकते हैं, साइन फाई अपान में कॉस फाई बराबर a। ठीक, अब क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये इंटरमीडिएट टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपके हाई स्कूल लेवल से थोड़ा बड़ा है ना, ये पलट जाएगा, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान सॉरी कॉस फाई, इधर समझ में आ रहा है, कॉस फाई साइन फाई बराबर a। एलसीएम ले लो इनका, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, साइन फाई का गुणा हो जाएगा इससे, साइन फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई से साइन फाई कट जाएगा, साइन थीटा का गुणा उससे, तो हो जाएगा कॉस फाई साइन थीटा। ये भैया है आपके लेवल से बाहर ही, तो ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़ो। अब ये फार्मूला बन गया जो आपके हाई स्कूल में है ही नहीं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बताओ अगर इंटर वाला कोई देख रहा हो, अगर कक्षा 11 और 12 का कोई हो स्टूडेंट तो बताए कि ये किसका फार्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किस, बता सकते हो किसका फार्मूला है? अगर कोई हो इसमें स्टूडेंट कक्षा 11 और 12 का तो वो बताए। साइन ए माइनस बी का, किसका है, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी बराबर होता है, अब ये फार्मूला आपके यहाँ है नहीं तो फिर लगाओगे कैसे, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ में आया? तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी यानी फाई माइनस थीटा अपान साइन थीटा साइन फाई बराबर ए। अब इनको उधर हम भेज देंगे तो h बराबर आ जाएगा a साइन थीटा साइन फाई अपान में साइन फाई माइनस, ये आएगा। अगर आप चाहें तो यहीं पर भी आप रोक सकते हैं, tan में ही उधर वापस भेज दो। ठीक, साइन कॉस में तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ h का आपने कॉमन लिया, h कॉमन लिया तो ये जो पूरा पार्ट है ये उधर भेज दो। समझ गए? तो ये हमने ओपन करके इसलिए कर दिया कि अगर बाय द वे ये प्रूफ करने का आ जाए कि h बराबर ये प्रूफ करके दिखाओ तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन चाहो तो यहीं पर आप इसको रोक के h बराबर ये उधर चला जाएगा अपान में, तो बस काम आपका हो जाएगा। समझ में आ गया?
हालांकि ये किसी ने किया नहीं होगा, हमें उम्मीद है। अब जो आपने किया होगा वो देखो, बहुमंजिला इमारत, इसके बहुत सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने इसीलिए नहीं करवाया था क्योंकि इसमें फार्मूला जो यूज हो रहा है वो अब है नहीं, समझ गए। जब एनसीईआरटी लागू नहीं हुआ था तब ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले थे हाई स्कूल में, तब ये वाला क्वेश्चन आता था। लेकिन जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है तो ये सारे फार्मूले, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन 2a, कॉस 2a, ये सब कक्षा 11 में चले गए, समझ गए। तो अब त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी कक्षा 10 में बहुत छोटी सी रहेगी, बहुत कम, सारी चीजें 11 में चली गई हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको 11 में मिलेगा अगर उसमें त्रिकोणमिति होगी तो। अब इसका अथवा देखो, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण समझ में आ गया होगा तुरंत। भवन, बहुमंजिला इमारत, कितने सारे क्वेश्चन कराए हमने, बहुत सारे। जहां से अवनमन बन रहा हो वही ऊंचा होगा, यहां से अवनमन बन रहा है तो मतलब ये ऊंचा। इसका नाम हमने रख लिया ए बी और इसका नाम रख लिया सी डी। ये किसी जमीन पर ही होंगे दोनों लोग। कहां से बन रहा है, बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 4 मीटर ऊंचा कोई भवन है तो इसकी ऊंचाई है 4 मीटर। इसको देखने पर, यहां से देखोगे तो इसका शिखर और इसका आधार का अवनमन कोण कितना कितना बन रहा है, 30 और 45। शिखर को देखोगे 30 अंश का कोण बनेगा, आधार को देखोगे 45 का कोण बनेगा। ये सब लोगों ने किया होगा। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तुरंत मान लिया हमने h और इस दूरी को हमने मान लिया x। दूरी भी पूछी गई है तो ये भी हो जाएगा x। अब ये पूरा h है और ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। इसको मान लो a b c d e, तो ये भी 4 हो जाएगा, है ना। तो ये जो बची हुई दूरी कितनी होगी, h माइनस 4। फिर 3 त्रिभुज बन गए। अवनमन को बनाना है उन्नयन, याद है, अवनमन को बनाओ उन्नयन, अवनमन का काम खत्म, ठीक। अवनमन को चेंज करो उन्नयन में। तो ये वाला 30, इससे जुड़ी हुई लाइन ये देखो, तो ये 30 हो जाएगा। ये 45, इससे जुड़ी हुई लाइन ये, तो ये 45। अब इनका टाटा बाय बाय, काम खत्म, अवनमन का काम खत्म। अब आ जाओ उन्नयन पे। कितने त्रिभुज मिल रहे हैं आपको, ए बी सी और एक ए ई सी। सबसे पहले इस त्रिभुज, इसमें एच और एक्स है। शुरुआत कहाँ से, जो पूछा गया उसी को मान के। माना भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला इसमें लगा लेना, भवन की ऊंचाई बराबर एच। माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर एच। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, tan 45 बराबर ए बी अपान बी डी, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा h अपान x। ये हो गया 1 h अपान x, यानी x बराबर, ठीक, x बराबर h। tan 45 का मान 1 होता है, यहां रखा ये h, ये x, यानी h बराबर। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में tan कितना 30 बराबर क्या होगा, ए ई अपान ई सी, लंब बटे आधार। ए ई अपान ई सी, इसका मान होता है 1/√3। ए ई का मान है h माइनस 4 और इसका मान है x, और x का मान यहाँ से h रख दो। तो ये हो जाएगा x बराबर √3 h माइनस 4। x का मान h, x का मान h। तो ये हो जाएगा h बराबर √3 h माइनस 4 √3। पक्षांतर कर लो तो हो जाएगा √3 h माइनस h बराबर 4 √3। h कामन, √3 माइनस 1 बराबर 4 √3।
h बराबर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, 4√3 बटे √3 माइनस। अब इस तरह की कोई समस्या आती है तो आपके पास एक ही रास्ता है और वो है संयुग्मी। इसका संयुग्मी से गुणा करा दो, तो 4√3 नीचे है √3 माइनस 1, तो किससे गुणा कराएंगे, प्लस से, प्लस √3 प्लस 1 से गुणा और √3 प्लस 1 से भाग। कुल मिला के हमें नीचे वाला अंडर रूट हटाना है बस, है ना। तो ऊपर हो गया 4√3 प्लस 1, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h बराबर 4√3 प्लस 1, नीचे हो गया 3 में से 1 गया, 2 2 दूनी 4। तो h बराबर 2√3, इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2√3, मान रख दो। h बराबर 6 प्लस 2 गुणे 1.73 2, 6 प्लस 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 2 एकम 2 1 3, 3.4, यानी कि h बराबर 9.46। भवन की ऊंचाई 9.46, तो बीच की दूरी कितनी, इतनी होगी, क्योंकि x का मान भी उतना है, जितना h का मान है उतना ही x का मान है। तो x बराबर भी यानी दूरी बराबर भी हो जाएगी 9.46 मीटर। ठीक, अब एक क्वेश्चन बचा है आखिरी, इसमें भी 2 विकल्प हैं, 2 में से कोई एक करना है आपको। चलो भाई, आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 25 नंबर। छः नंबर का ये भी है, 2 में से कोई एक करना था, आपने किया होगा यही त्रिज्यखंड वाला, है ना। एक त्रिज्यखंड वाला है और एक छिन्नक वाला है, तो आपने त्रिज्यखंड वाला ही किया होगा, हमें उम्मीद है। चलो 25 नंबर पे आ जाओ। 25 नंबर में है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र 60 अंश का कोण अंतरित करता है। एक वृत्त है, त्रिज्या इसकी है 21 सेंटीमीटर, कोण कितना बना रहा है, 60 अंश, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, मान रख देंगे। पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, थीटा 60 अंश बटे 360, ये हो गया 6, तो 22 बटे 7
गुणे 21 गुणे 21/6, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 2 से कट गया 11, 11 और 21 कितना आएगा? 21 11 कम 11, 11 दूना 22 और 1, यह आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब आपको निकालना है इसके संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा ये है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है ये लघु वृत्तखंड का। जीवा के संगत वृत्तखंड का मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप सब लोग जानते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पूरे त्रिज्यखंड से अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इसका आ जाएगा। त्रिज्यखंड का आया है 231 और इसका निकाल लें 1/2 r² साइन थीटा। तो 231 माइनस 1/2 r² यानी 21 गुणे 21 और साइन थीटा साइन 60, तो ये हो जाएगा 231 माइनस 21 का हो जाएगा कितना? 441/2 और साइन 60 का मान √3/2। ठीक, अब इसका मान रख के निकाल लो 231 माइनस √3 का मान 1.732, 441 1.732/4। अब इसका भाग करके आप मान निकाल लो, आराम से आ जाएगा, जो आए उससे माइनस कर लो। ठीक, कोई दिक्कत? अब इसके अथवा वाला देखो, बस आखिरी क्वेश्चन ये वाला। ठीक, इसको हल कर लेना, आगे दशमलव में कुछ ना कुछ आ जाएगा। छिन्नक वाला क्वेश्चन, शंकु के अगर ऊपरी भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो जो शेष बचता है उसे कहते हैं शंकु का छिन्नक। अब यहां समय बदल दे। ठीक, 21 के बजाय अब टारगेट हमारा 27 फरवरी। SCI। ठीक, कल से हम लोग के पास एक ही काम बचेगा और वो है साइंस का, क्योंकि मैथ का काम आज से खत्म। आखिरी क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन ये है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, ये तो बेलनाकार है, हमें लगा शंकु का है, बेलनाकार है। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमको लगा था कि ये छिन्नक वाले टाइप की बाल्टी वाल्टी में, बेलनाकार बाल्टी है ये। बाल्टी देख के हमें लगा था कि ये छिन्नक वाला क्वेश्चन है, लेकिन बाल्टी कैसी है? बेलनाकार है, तब तो और आसान है। समझ गए? बाल्टी कैसे होती है? यूं, है ना, छिन्नक के आकार की, लेकिन इसमें लिखा है कि बेलनाकार, तो फिर बेलन के आकार की बना लेंगे। बेलनाकार बाल्टी के आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, आर बराबर 18 सेंटीमीटर और एच बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें रेत भरी हुई है, इसमें रेत भरी हुई, बालू। ठीक, अब कितनी रेत इसमें भरी होगी? इसके आयतन के बराबर, यानी इस बेलन का जो आयतन होगा उतनी इसमें रेत भरी होगी। अब उस रेत को भूमि पर खाली किया जाता है, ये इसके अंदर रेत भरी है,
क्या भरी है? रेत। और इस रेत को भूमि पर जब डाला जाता है तो शंक्वाकार ढेर बनाया जाता है, एक शंक्वाकार ढेर। इस तरह से इस रेत को जमीन पर डाला जाता है। किस आकार में? शंक्वाकार में। तो यदि ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, यानी ढेर कितना ऊंचा हो? 24 सेंटीमीटर हो, तो इस ढेर की त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई एल, ये दोनों चीज आपसे पूछी गई। आर का मान बताओ और एल का मान बताओ। तो क्या दिक्कत है? इसका आयतन बराबर इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर कर लेंगे। देखो इसमें त्रिज्या है आर और ऊंचाई, त्रिज्या को आर मान लिया हमने, त्रिज्या बराबर आर और ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक। और तिर्यक ऊंचाई को एल, दोनों का आयतन बराबर होगा। इसका आयतन अगर मान लो v1 है और इसका आयतन v2 है, तो v1 बराबर, कोई दिक्कत? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर नीचे लग गया, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखो, पाई से पाई कट गया। आर इसका कितना है? 18, 18 का स्क्वायर। एच कितना है? 32, 1/3। इसका आर हमको निकालना है और एच कितना है? 24, 8 तिया 24, ठीक। तो ये हो गया 18 गुणे 18 गुणे 32, 8 इधर चलाएगा नीचे, बराबर आर स्क्वायर, ठीक। 8 से कटेगा, 8 चौक 32। तो यह आ गया आर स्क्वायर बराबर 18, 18 और 4, यानी 18 दूना 36 गुणे 36 लिख लें, आसान हो जाएगा। यानी आर स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर, तो आर बराबर, कोई दिक्कत? आर बराबर 36 आ गया आराम से। अब आर पता है, एच पता है, तो एल निकाल लो। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना? 24 का स्क्वायर। आर कितना? 36 का स्क्वायर। चलो ये निकाल के बताओ भाई, 24 का स्क्वायर बताओ, 24 का स्क्वायर जल्दी करके बता दो। 576, 24 का स्क्वायर, चौबीस का भी निकालो, 36 का भी निकालो, दोनों निकालो। 576, वेरी गुड। 36 का बताओ, 1296, दोनों जोड़ के बताओ और वर्गमूल बताओ, आप करके बताओ। एल बराबर कितना आएगा? जो आए बॉक्स में बंद कर दे, काम खत्म। 1296 और 576 जोड़ो और फिर उसका वर्गमूल निकालो, फिर हमको बताओ, फिर हम उसमें रख दें। तो ये है भैया पेपर। देखो 2 घंटे नहीं हुए और सारे क्वेश्चन हो गए, है ना। 12 अंडर रूट 13 भर लेना भैया जो उसमें आएगा। तो देखो 3 घंटे का पेपर और अभी 2 घंटे नहीं हुए, उसमें पूरा पेपर हम लोगों ने कर लिया और वो क्वेश्चन भी कर लिए हैं जो छोड़ने थे, यानी 2 में से 1 करने थे तो दोनों किए हैं। इसका मतलब पेपर बहुत आसान है और आप इसे आराम से, पर्याप्त समय है आपका 3.25 घंटे का, पूरा पेपर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी।
अब कैसा करके आए हो, ये आपकी कॉपी सील होके पहुंच गई है जहां पे जमा होनी है। अब जब खुलेगा डिब्बा तब पता चलेगा। आपकी कॉपी ही आपकी पहचान। ठीक, तो पेपर कुल मिला के अच्छा था, अच्छा नहीं बहुत अच्छा था, आसान था, और वही क्वेश्चन आए थे जो हम लोगों ने किए थे, है ना, जो प्रैक्टिस की थी। अब बारी है 27 फरवरी की, यानी कि विज्ञान का भी पेपर इससे अच्छा होना चाहिए। देखो आप सबका हमें उम्मीद है कि 95 के ऊपर तो जरूर होंगे। एक आध क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जिससे 2 नंबर का एक आ गया माध्य वाला, वो 2 नंबर आपको प्रॉब्लम करेगा, है ना, तो आपके बचे 98, है ना। और अगर एक आध ऑब्जेक्टिव वहीं से गलत हुई या कोई प्रॉब्लम हुई तो 2-3 नंबर कट सकते हैं, तब भी आपके 96 या 97 नंबर तो आने ही चाहिए। फिलहाल पेपर आपका इस तरह है कि आप 95 प्लस में हैं, है ना, 95 प्लस में है। 30 नंबर भी हमने जोड़ के बता दिए हैं। तो चलो भाई, अब साइंस की क्लास आज नहीं करेंगे। आज आप रिलैक्स करो, आराम करो थोड़ा, या मन हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अभी समय बहुत है, 8 बजा है और अभी बहुत सारा समय है। तो साइंस अपना थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। कल से हम लोगों का एक कार्यक्रम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइंस, और कोई काम नहीं। 7 बजे आप लोग आ जाइएगा, 7 से 8, 8 से 9, जहां तक हम लोग कर पाएंगे। एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर कवर करेंगे, पूरी थ्योरी समझेंगे और सारे न्यूमेरिकल, ठीक, सारे न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेंगे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको साइंस में ना हो। समझ गए? चलो भाई, ओके, फिर अब आराम करो, खाओ पियो, मस्त रहो, और मिलते हैं कल शाम 7 बजे करेक्ट। और सबको बता देना, टाइम याद रखिएगा, शाम 7 बजे। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।